पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लिमिट, भागीय लिमिट। तो उसमें आ रहे थे, हम दिए थे इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a f इक्वल टू l एज वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू a, value of x very very close to a, the value of fx approach to l। ये वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, वहीं पर समझते थे कि आखिर लिमिट कहने का मतलब क्या होता है और लिमिट को हम लोग अप्लाई क्या करते हैं। तो कहीं पर हम देख रहे थे वहां कि x इक्वल टू a, अगर हम लोग वहां पर वैल्यू किसी का पुट करते हैं तो कभी कभी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइन हो जाता है। ऐसे सारे सिचुएशन में हम लिमिट को उसके आसपास के वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहां पर इसे समझते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, ऐसा मान लिया कोई फंक्शन इस तरह से आया है और यहां ब्रेक हो गया, ये पॉइंट x इक्वल टू a है आपका। तो या तो हम इसके पीछे का वैल्यू निकाल लें या तो हम इसके आगे का वैल्यू निकाल लें। हम लोग इसके आसपास का अप्रोक्सीमेट वेरी वेरी क्लोज वैल्यू निकालते हैं यहां। तो इसके पीछे का वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके आगे का वैल्यू निकाल रहे हैं मतलब राइट साइड का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम पीछे निकालते हैं x a माइनस समथिंग और a प्लस समथिंग, तो a माइनस समथिंग को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और a प्लस समथिंग को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आज हम इसी को देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए if limit of a function at x tends to a, x tends to a minus h, the limit या फिर द वैल्यू जो भी कहते हैं ना, द लिमिट या द वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो आप एक फंक्शन यहां पर fx कर दीजिए, एट x टेंड्स टू a माइनस h इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग एल एच एल भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अगर, तो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज x approach to a, the value of fx as x approach to a, but x always less than a, लेकिन a हमेशा a से लेस होना चाहिए, called लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको रिप्रेजेंट करने की बात आता है, इट रिप्रेजेंट बाय ए, हम लिमिट मेरा लिखने का आहा हो गया है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h एफ एक्स। तो जो इसका वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ L1 आता है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ fx इज L1 एज x अप्रोच टू a
बट ऑलवेज एक्स लेस देन ए। तो यहां पर एक्स का जो वैल्यू है वो ए से कुछ कम है, और यहां पर L1 हम मान लिया इसका वैल्यू आया है, या फिर इसी को आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, लिमिट, यहां लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस का है मतलब हम ए में कुछ वैल्यू कम रख रहे हैं, एग्जैक्ट ए नहीं है, वेरी वेरी स्लाइटली दैट ए, एफ एक्स इक्वल टू ए। तो ए आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग समझे, सिंपल लैंग्वेज हो। अब इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, राइट हैंड, इसको बोलते हैं RHL। तो राइट हैंड लिमिट करते हैं, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स, द वैल्यू ऑफ, या फिर द लिमिट और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एच, ए प्लस एच पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। या फिर ऐसा कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू ए but a always greater than a, called right hand limit। तो हम उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड लिमिट को, it represent by limit x tends to a plus h या a plus डेल्टा जो ही मानेगा, और एफ एक्स मान लेते हैं ए वैल्यू L2 है यहां डेल्टा अप्रोक्सीमेट 0 बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के आसपास वैल्यू है, 0 नहीं है। और या फिर इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू L2। हम दोनों तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस एच भी डाल सकते हैं आप, जैसे यहां पर दिए थे a प्लस एच, तो h अप्रोक्सीमेट 0, वेरी वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो एक हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम इसमें बात करते हैं कि दोनों का वैल्यूएशन क्या है। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट होने का कंडीशन ही ये है, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। सपोज कीजिए दो स्टूडेंट हैं, बोला गया कि आप लिमिट का वैल्यू निकालिए, और सपोज कीजिए यहां पर वैल्यू कुछ आ रहा है, सपोज कीजिए कि यहां पर आसपास में ये 5 वैल्यू है। अगले स्टूडेंट जो निकाल रहे हैं उनका वैल्यू 10 के आसपास आ जाता है। तो सोचिए जरा ऐसा है, दोनों तो एक ही पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं,
दोनों एक ही पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, x टेंड्स टू a के लिए। तो एक स्टूडेंट x टेंड्स टू a माइनस के लिए किए हैं और एक स्टूडेंट x टेंड्स टू a प्लस के लिए किए हैं, यानी एक जस्ट स्लाइटली लेस देन a और एक जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन a। दोनों ही केसेज में, दोनों ही केस की अगर बात किया जाए दोनों केस में, तो वैल्यू का डिफरेंस काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक 5 आया है तो चलिए एक 5.2 आ गया तो हम लोग मान लेंगे कि चलिए अप्रोक्सीमेट एक 5 के आसपास वैल्यू है, ऐसा तो है नहीं। एक 5 है और एक 10 है, तो आखिर किस वैल्यू को हम कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू है? तो अब ऐसे केस में दो बात होते हैं। एक तो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना है और एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि राइट हैंड वैल्यू कितना है, लेकिन उस पॉइंट का वैल्यू हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा और नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि एक लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा या फिर नहीं होगा। अगर लिमिट का एग्जिस्टेंस है तो कौन सा कंडीशन फॉलो होगा, तो देखते हैं यहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट करने का मतलब क्या है? इफ ए फंक्शन, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन exist, the limit of a function exist if exist at x equals to a, if left hand limit equal to right hand limit। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, कनेक्ट मतलब ऐसा कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और इसी को हम मान लेते हैं L1। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स L2, और ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब लिमिट तो एग्जिस्ट हो गया, तो अब हम लोग लिमिट निकालेंगे कैसे? लिमिट एग्जिस्ट चेक कर लिए कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो लिमिट निकालेंगे कैसे? अच्छा, दूसरी बात ये भी समझते हैं कि हर बार ऐसा करना पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं होगा, तो कुछ समझते हैं इसके लिए केस क्या कहता है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म। या इसी को पढ़िएगा आप मीनिंगलेस फॉर्म, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, अब आते हैं कि क्यों मीनिंगलेस कहते हैं। इसका भी आप लोग को पढ़ने का आएगा डिस्क्राइब, जो आप ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ेंगे कि क्यों इसको मीनिंगलेस कहते हैं। तो यहाँ मीनिंगलेस फॉर्म 7 होते हैं, यहाँ नहीं कहीं पर भी मीनिंगलेस फॉर्म 7 है। तो उसमें आते हैं सबसे पहले 0/0, इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। अब समझते हैं यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। ये 0/0, इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ? तो फंक्शन हमको तो सबसे पहले यहाँ रेशनल फॉर्म में होना चाहिए, px/qx, और दोनों ही 0 का टेंस होना चाहिए, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो 0 के आसपास होना चाहिए। इसमें दोनों का वैल्यू इनफाइनाइट के आसपास होना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर वैल्यू
एक फंक्शन एक एफ एक्स और एक जी एक्स के फॉर्म में रहेंगे और दोनों का वैल्यू एक जीरो और एक इन्फिनाइट के आसपास होना चाहिए। तो समझते जरा एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जैसे देखिए, इससे हम बात करते हैं साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो और एक जीरो मीन्स जीरो बाई जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर जीरो और टू माइनस टू जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, फॉर्मूला फिर से हो जाएगा जीरो बाई जीरो। तो ये सब जीरो बाई जीरो का केस है। अब अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, एक वैल्यू है। अब यहां पर अगर सॉरी ये इनफाइनाइट, तो अब जैसे ही इनफाइनाइट किए हैं ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो sec x cos x by cot x, cosec x by cot x equal to, so cosec x means infinite और cot x cot जीरो means infinite, तो a हो गया infinite by infinite का फॉर्म। अब जिससे हम ध्यान से बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू और कॉट एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेक पाई बाई टू का वैल्यू हो गया इनफिनाइट और कॉट पाई बाई टू का वैल्यू हो गया जीरो। तो यहां पर फंक्शन हमको जीरो इंटू इनफिनाइट के फॉर्म में है। तो आपको पहले ये पता करना होगा कि फंक्शन मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। अगर मीनिंगलेस है तो फिर किस क्राइटेरिया में आएगा। 11-12 का जो प्रॉब्लम होता है जनरली, यहाँ तो कंपटीशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है लगभग 11-12 में जाने वाले, ये इसी तीन पर होते हैं मेनली रूप से। हार्ड एंड फास्ट हम नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ यही तीन से आएगा, जनरली इस तीन से आते हैं। इसके अलावा जो है उससे रेयरली क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कह रहे कि आते ही नहीं है, आते हैं लेकिन थोड़ा सा कम क्वेश्चन उससे राइज होते हैं। 11-12 का मोस्टली क्वेश्चन इस हिसाब से। अब हम बाकी जो तीन हैं उसकी चर्चा करते हैं। अगर अगले फॉर्म की बात करें तो यहाँ आता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1 पे पावर इनफाइनाइट, और अगर बात करें तो 0 पे पावर इनफाइनाइट, या फिर 0 पे पावर 0, इतने आपको मीनिंगलेस फॉर्म है। इसका आपको मीनिंगफुल कन्वर्ट करना होगा। जो भी देखते हैं यहां पर ये मीनिंगलेस में आएगा। तो देखिए अब इसका एग्जांपल की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 को आते हैं cot x माइनस cosec x, ये आपका हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट और cosec 0 का वैल्यू भी इनफाइनाइट, 1 पे पावर इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x पर पावर cot x, cos 0 का वैल्यू 1 और cot 0 का वैल्यू इनफाइनाइट। इस सब को बहुत से एग्जांपल होंगे,
आप उसको जहां जो एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कीजिए। 0 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x पावर tan x, ये भी आपका 0 पावर इनफिनिट हो गया। 0 पावर 0 की अगर बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x पावर tan x या साइन x पावर x, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनफिनिट पर पावर इनफिनिट का वैल्यू, सॉरी 0 पर पावर 0, तो ये मीनिंगलेस फॉर्म हो गया। तो अगर हम वैल्यू करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि हम लोग अब लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए समझते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, हम लोग लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहां समझते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बहुत सिंपल। अगर आपका फंक्शन मीनिंगफुल है, यानी कि जो 7 फॉर्म देखे हैं उसमें नहीं है, तो आप वैल्यू को सीधे पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आ जाए। और अगर मीनिंगलेस है तो आपको पहले मीनिंगफुल बनाना होगा। इफ द गिवन फंक्शन is meaningful at given value, then direct put the value and find result। तो ऐसा करेंगे। अगर मीनिंगफुल है तो सीधे वैल्यू, जैसे एक समझते हैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 7, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, मीनिंगलेस है मीनिंगफुल है, तो a मीनिंगफुल है तो वैल्यू सीधा इसका हो जाएगा 9 प्लस 2 मीन्स 11। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 sin x प्लस cos x, तो sin पाई बाय 2 1 और cos पाई बाय 2 0, 1 प्लस 0 1, मीनिंगफुल है मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 प्लस 0 यानी कि वैल्यू 1। तो ये सिंपल सीधे निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मीनिंगफुल नहीं हुआ तो if the given function is meaningless at given point, then function convert into meaningful form and put the value। सबसे पहले हम फंक्शन का अगर मीनिंगलेस है तो उसको पहले मीनिंगफुल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अब बात आती है कि हम मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मीनिंगलेस कोई फॉर्म आ गया है,
तो हम उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में कन्वर्ट करने के लिए आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, लिमिट चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो सुविधा होता है, जैसा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर कन्वर्ट मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल फॉर्म, अप्लाई फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, बाइनोमियल फॉर्मूला, अप्लाई कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, चेंज ऑफ लिमिट, एक्सपेंशन, फॉर कन्वर्ट मीनिंगलेस टू मीनिंगफुल फॉर्म आप अप्लाई तो कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, रेशनलाइजेशन, चेंज ऑफ लिमिट, एक्सपेंशन, जो आपको सुविधा हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग कुछ फॉर्मूला को, अब अगर बात करते हैं हम लोग एक्सपेंशन का, तो एक्सपेंशन तो यहां तो हम फॉर्मूला आपको लिखा देंगे, लेकिन उस फॉर्मूला का प्रूफ टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम को शुरू हो जाता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे कि कैसे होता है उसका आखिर एक्सपेंशन क्यों लिख पाते हैं उस तरह का एक्सपेंशन। फिलहाल तो अभी आपको याद रखना होगा, और उसका हम प्रूफ आपको बाद में देंगे जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा, तो वहां पर आएगा आपको मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज, वहीं पर इसका एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन स्टार्ट कैसे होता है इसका। तो ये रूल हो गया आपको। सबसे पहला काम ये समझ लीजिए कि आपको जो अप्लाई करना है, पहला मेन पर्पस यही है कि हम मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में कन्वर्ट करें, चाहे जिस भी सिचुएशन से हो, लेकिन हाँ गलत तरीका से कन्वर्ट नहीं करना है, बाय रूल ही कन्वर्ट करना है। अब यहां पर समझते हैं कुछ, थोड़ा सा पहले इसके रियल रूल आते हैं, यानी अलजेब्रा क्या क्या एप्लीकेशन होता है इसमें, उसके और हम देखते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं, जो भी है। तो मान लेते हैं कि दो फंक्शन है, एक एफ और एक जी, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो अब यहां पर समझते हैं, अगर हम दोनों फंक्शन को पहले ऐड कर देते हैं और लिमिट निकालते हैं, या फिर दोनों का लिमिट हम निकालते हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों में से कुछ भी, तो वैल्यू हम लोग को सेम रह जाएगा। अगर इनटू भी है तो आप अलग अलग इनटू कर लीजिए और उसके बाद लिमिट निकालिए, या फिर आप पहले इनटू कर लीजिए फंक्शन का और लिमिट निकालिए, दोनों सेम रह जाएंगे। उसी तरह से अगर बात करें हम डिवीजन में, दो फंक्शन है एफ और जी, तो यहां पर दोनों का लिमिट अलग अलग निकाल करके डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, कुछ इस पर एल्जेब्रिक ऑपरेशन है जो आप प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी चेक करिए। कुछ और भी है, जरा उसको देखते हैं अब हम। अब हम यहां देखते हैं सैंडविच थ्योरम। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है सैंडविच थ्योरम। यहां पर बोलता है तीन फंक्शन है, gx, fx और hx। gx लिस्ट, hx ग्रेटेस्ट और fx मिड वैल्यू। कंडीशन कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि gx और hx l के इक्वल है एट x टेंड्स टू a पर।
कोई फंक्शन हमको इस तरह से है कि एच एक्स और जी एक्स दोनों का वैल्यू एल आ रहा है, तो फिर जो मिडिल वैल्यू है वो भी आपको एल ही आएगा। यही सैंडविच थ्योरम कहता है, यानी कि तीनों का वैल्यू अब सेम हो जाएगा। अगर इस दोनों का वैल्यू सेम हुआ तो इसका वैल्यू भी सेम होगा। सिंपली यही कहने का मतलब है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ जो एक्सपेंशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका कि हम लोग को आगे यूज आएगा। कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं हम लोग। अब देख रहे हैं यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आप लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, ये भी बायनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे। तो बायनोमियल थ्योरम पढ़े हैं x प्लस बाय पावर n, हम यहाँ पर 1 पर काम कर रहे हैं तो 1, या फिर पढ़े होंगे nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 ncn तक। तो ncn तक आए हैं x0 x1 x2 xn तक। अगर n पॉजिटिव है तो 1 की पावर पॉजिटिव है, तो अगर पावर नेगेटिव है तो फिर इस फार्मूला को वैलिड नहीं करते हैं, इस फार्मूला को वैलिड करते हैं। हालांकि दोनों फार्मूला सेम है, इसका हम लोग ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा ऐसा, अगले को ब्रेक करेंगे nc3 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा कुछ इस तरह से। फार्मूला वही है लेकिन लिखते नहीं हैं हम इसको, हम लिखते हैं इसको। अब एक फैक्टराइजेशन का फार्मूला है, फैक्टर करेंगे तो x माइनस a कॉमन में निकलेगा इसका, और x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 3, उसी तरह से a पावर 0 a पावर 1 a पावर 2 चलते जाएंगे हम लोग। ex का एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा, नहीं कि स्टार्ट होगा 1 से, ये भी 1 से, x x स्क्वायर x क्यूब, जितना जहां पर है यहाँ फैक्टोरियल 1, यहाँ फैक्टोरियल 1, इसमें सब पॉजिटिव रहेगा, और इसमें जो जिसमें पावर ऑड है वो नेगेटिव, और जिसमें पावर इवन है वो पॉजिटिव। a पावर x को लॉग में हम लोग इस तरह से देखें फॉर्मूला पहले भी, a पावर x का एक एक्सपेंशन और होता है, a इनफिनिट तक होता है। अगर इस फॉर्म में आ गए हैं, देखिए अगर आप इसको आप ब्रेक करेंगे इस तरह से तो फिर से आपको ये आ जाएगा। तो दोनों का फॉर्मूला सेम चल रहा है, फॉर्मूला डिफरेंसेस अभी नहीं हुए हैं। अब कुछ आगे देखते हैं, कुछ फॉर्मूला इसमें और हैं वो समझते हैं। अब बायनोमियल में एक फॉर्मूला और देखते हैं, 1 प्लस माइनस x पावर n है। तो इसका फॉर्मूला कर सकते हैं 1 प्लस a इक्वल 100% इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, लेकिन एक कंडीशन है कि x वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। और इसके बाद में टर्म आता है, ऐसा नहीं कि टर्म नहीं आता है, लेकिन वो वैल्यू इतना स्मॉल हो जाता है कि हम लोग उसका छोड़ देते हैं कैलकुलेशन। इस तरह से log 1 प्लस x, log x का एक्सपेंशन नहीं होगा यहाँ। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि log x का एक्सपेंशन नहीं आया है, या फिर log 1 माइनस, यहाँ पर e बेस में है या फिर नहीं है, बात बराबर दोनों में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में b e रहेगा ही, तो 1 प्लस x 1 माइनस x दोनों का एक्सपेंशन होता है, लेकिन log x का एक्सपेंशन नहीं है। अब उसका एक्सपेंशन है क्यों नहीं? क्योंकि वो इनफिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल नहीं है। जो इनफिनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा उसी का हम लोग एक्सपेंशन कर पाएंगे, सबका एक्सपेंशन हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस दोनों का एक्सपेंशन इंपॉर्टेंस और रखेगा आपका, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। किस तरह से sin x cos x tan x, इसका 3 एक्सपेंशन ही दिए हैं हम, और 3 एक्सपेंशन निकालने में ही बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा इसका। जब प्रूफ देखेंगे इसका तो पता चलेगा कि कैसा लेंदी निकलता है, बहुत काफी उलझाऊ रूल है इसमें। देखिए अब अगर बात करते हैं तो हमको जरूरत किस से आएगा, तो ये तो देख लिए आप पहले 3, ये 2 यहाँ पर 5, और ऐसे इंपॉर्टेंस आपके लिए सब है। ऐसा कोई नहीं कि जिसको आप इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे कि चलो इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी आएगा देख लेंगे पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें सब इंपॉर्टेंस रखेगा आपको, कहीं ना कहीं सबका इंपॉर्टेंस अपने आप में यहाँ मौजूद है। अब हम इस पर कुछ फार्मूला जो है स्टैंडर्ड फार्मूला उसे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंपॉर्टेंस फार्मूला है, उसका कुछ रिजल्ट है जिस पर हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे।